अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। आज पार्लियामेंट का इजलास हुआ और इसमें पीएमएल नून के एमएनए हनीफ अब्बासी ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान को जेल के अंदर ड्रग्स मिल रही हैं, जिसे कह लें इससे क्वाइट स्टार्टलिंग एलिगेशन है। अगर हम इसको मान लें तो फिर तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन कर देना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को घर चले जाना चाहिए कि अगर इमरान खान को उनके सेल में ड्रग्स मिल रही हैं। एट द सेम टाइम इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि जो उनकी कंडीशंस हैं उसको मज़ीद टाइटन अप कर दिया गया है उनके सेल के अंदर, और उनकी जो ओवरऑल कंडीशंस हैं वो पुअर से वर्स एंड वर्स्ट होती जा रही हैं। इसी तरह आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मीटिंग है मौलाना फजल रहमान से, और मौलाना फजल रहमान की ये जो मीटिंग है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हम देखें कि काजी फैज़ ईसा की एक्सटेंशन की, जिसे कह लें कि मामला चल रहे हैं, और इससे पहले प्रेसिडेंट असद ज़रदारी ने मीटिंग की विद फजल रहमान, और उसके बाद यही था कि शायद पार्लियामेंट के अंदर एक बिल आ रहा है जो कि इनकी एक्सटेंशन को लेके स्पेसिफिक है। लेट्स सी कि क्या सीन बनता है, लेकिन कुछ ना कुछ बैकड्रॉप में चल रहा है। आल्दो के लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारर ने क्लैरिफाई किया है कि हम इस तरह का कोई बिल नहीं लेके आ रहे जो कि एमिंग एट गिविंग एक्सटेंशन टू काजी फैज़ ईसा, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि मिड अक्टूबर में उनकी जो है रिटायरमेंट आ रही है, और इससे पहले गवर्नमेंट ने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं किया नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। तो इट वुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग इन दैट वे। हमारे साथ एक्सप्रेस ट्रिब्यून के सीनियर जर्नलिस्ट रमीज़ खान हैं, उनसे हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये बड़ा जो एलिगेशन है हनीफ अब्बासी का इन द पार्लियामेंट कि इमरान खान को ड्रग्स की सप्लाई वहाँ पे जारी है। आल्दो के स्पीकर ने ये रिमार्क्स एक्सपंज करवा दिए, हज़फ करवा दिए, लेकिन उसके बाद वजूद भी ऑफ कोर्स वंस ही सेड तो नेशनल मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। तो रमेश साहब ये बताइएगा कि क्या इस किस्म का कुछ है या कि सिर्फ ये एलिगेशन फॉर द सेक ऑफ एलिगेशन, और ख़ासकर ड्रग्स को लेके पहले राना सनाउल्लाह भी बहुत बातें करते थे कि इमरान खान को जेल भेज दिया जाए और जेल में अगर वो 7 दिन तक उनको ड्रग्स नहीं मिलेंगी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इज इट सो? देखिए, ये एलिगेशंस का आगाज़ जो है ये ना तो राना सना से हुआ था और ना हनीफ अब्बासी से हुआ है। इससे पहले एलिगेशंस पंजाब हुकूमत की इस वक्त जो तर्जुमान है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर असबा बुखारी, ये उनकी तरफ से आता रहा है कि जनाब इनको इमरान खान साहब को जो इस किस्म के मवाद है, इस किस्म के ड्रग्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और उनको विद इन दी जेल प्रेमिसेस भी सपोर्ट एक्सटेंड है। और वो उस वक्त शायद कहना इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, लेकिन चूंकि हालात साजगार नहीं है इल्जामात लगाने की उस तरफ, तो वो इल्जाम जो है वो सारा का सारा जुडिशरी पे धरते जा रहे थे कि बिकॉज ऑफ जुडिशरी इस वक्त इमरान खान को हर किस्म की फैसिलिटीज जो हैं विद इन द प्रेमिसेस ऑफ जेल जो हैं वो मिल रही हैं। इसके अंदर आपको याद रखना पड़ेगा कि एक यूरिन टेस्ट हुआ था इमरान खान साहब का, जो गालिबन पीपल्स पार्टी के इस वक्त सिटिंग मिनिस्टर हैं, उसको उन्होंने ये उस यूरिन टेस्ट की बुनियाद के ऊपर कहा था कि जनाब उनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। तो ये हुकूमत जो है ये इस लेवल पे जा चुकी है जहां दे वांट टू कीप एन एलिगेशन ऑन इमरान खान अलाइव। अब ये एलिगेशन जो है ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग एलिगेशन है अगेंस्ट इमरान खान कि ही इज अ ड्रग यूजर। अब ये अगर तो इस वक्त वो इसको इफ दे अलाउ दिस एलिगेशन टू गो टू वेस्ट, क्योंकि इस वक्त वो उनकी अपनी कन्फाइंस के अंदर है, इस वक्त अगर वो इस एलिगेशन को जिंदा नहीं रखते हैं तो कल को जिस तरह भी टर्न ऑफ इवेंट्स होंगे इमरान खान बाहर आएगा तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड टू दिस गवर्नमेंट, अगर वो तब हुकूमत में रहते हैं, कि इमरान खान अगर तो इतना बड़ा ड्रग यूजर था तो फिर हाउ कम इमरान खान वो सर्वाइविंग विदाउट ड्रग्स विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द जेल। तो वो इस एलिगेशन को जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ बिकॉज वो पीएमएलएन है और बकौल इमरान खान के कि कोशिश भी नहीं करते पढ़ा लिखा होने की, दे कंप्लीटली फॉरगेट द फैक्ट कि जनाब पंजाब के अंदर हुकूमत इनकी है, होम मिनिस्टर होम सेक्रेटरी जो है इनका मंजूर नजर नूर मीर मेंगल साहब हैं, उनके नीचे अगर ये एक जेल ऑपरेट करती है तो वो किस तरह वो जेल उनको वो ड्रग्स या उस तरह कॉन्ट्राबैंड प्रोवाइड कर रही है। तो ये मेरा ख्याल चार्जशीट है अगेंस्ट द पंजाब गवर्नमेंट। इफ सो इज द केस,
इसके अंदर सम हेड शुड रोल, अगर वो अपनी हुकूमत के ये जो एलिगेशन है वो इस पे खुद सीरियस हैं, दे शुड होल्ड इंक्वायरी, साबित करें। इससे पहले मेरा ख्याल है कि साथ साथ हमें ये भी चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि पीएमएलएन के जो मुख्तलिफ लीडरान है वो इमरान खान की जो जेल में प्रोवाइड की गई फैसिलिटीज है उसके हवाले से बात करते हैं। हाउ आई डोंट नो हाउ दे कीप फॉरगेटिंग द फैक्ट कि हाई कोर्ट के अंदर जब ये प्रेजेंट किया गया था कि किन कंडीशंस के अंदर इमरान खान को रखा गया है, तो उसके अंदर एक जो बड़ा मायने खेज बात थी वो ये थी कि इमरान खान की जो लैबोरेटरी है उसकी दीवार बहुत छोटी थी और कैमरा सामने लगा हुआ था और वो उनके लिए उनकी प्राइवेसी का एक मैटर, एक क्वेश्चन रेज हुआ था, जिसके बाद जो जेल की अथॉरिटीज है उन्होंने उस दीवार को थोड़ा सा जरा मजीद रेज किया था ताकि उनकी प्राइवेसी मेंटेन हो। तो अंडर सच कंडीशंस, और दूसरी तरफ इफ वी जैक्सटापोज जो नवाज शरीफ साहब को जेल में फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, अच्छा उस फैसिलिटीज को भी एकदम आप साइड पे रखें तो वो नवाज शरीफ को ज़हन में आप दोहराएं कि नवाज शरीफ उस दिन जिस दिन उनकी मुलाकात होती है उनको बकायदा नेशनल लेवल की ब्रीफिंग दी जाती थी। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि नवाज शरीफ को जो जब जेल में थे तो उनको फैसिलिटेशन जो मिल रही थी या ही वाज बीइंग फैसिलिटेटेड बाय जनरल बाजवा, ये भी ओपन सीक्रेट है, और वहीं से जेल से निकाल के उनको लंदन भेजने वाले भी जनरल बाजवा ही हैं। तो सारी नून लीग शरीफ सब इस चीज पे कह रहे हैं कि हाँ जी जनाब, जनरल बाजवा की तो खान साहब की तो लड़ाई जिस लेवल पे पहुंची हुई है तो उसमें तो आपके सामने है, पूरा जेल का अमला चेंज कर दिया गया है, क्योंकि वो देसी मुर्गी वाला सीन चल रहा था। और देसी मुर्गी तो जैसे कह लें कि लाइटर वेन में बता रहा हूँ, बेसिकली यही था कि कोई पैगाम रसानी कर रहे थे कोई जेलर, और जेलर अभी वन ऑफ द जेलर इज पिक्ड अप और अभी उनका पता भी नहीं है कहाँ पे हैं। तो अभी तो बहुत जो न्यूज़ है टाइट की गई है उनके इर्द गिर्द वहाँ पे, और आपको पता है उनसे न्यूज़पेपर बुक्स ये मतलब ही इज़ डिनाइड, और एट द सेम टाइम उनको सिर्फ एक बाल्टी पानी की मिल रही है पूरा 24 घंटे के लिए। तो काफ़ी पुअर कंडीशंस हैं जिसके बारे में उन्होंने कंप्लेंट किया। उनकी पार्टी ने अलार्म रेस किया कल, एक तरह का SOS था कि, और साथ में ये भी कहा कि खान साहब को अगर कुछ हुआ तो रिस्पॉन्सिबल फिर ये लोग होंगे जो उनके साथ ये कर रहे हैं। तो आप इसलिए कंपैरिजन बनेगा नहीं इमरान खान का और नवाज शरीफ का, दोनों का जेल के अंदर किस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा था। देखिए एक चीज वी शुड नॉट फॉरगेट दिस फैक्ट कि तब एस्टैब्लिशमेंट कहाँ खड़ी थी और अब एस्टैब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, क्योंकि तब भी टूल जो है वो हुकूमत थी। अगर फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी जो कि की गई हैं मियां नवाज शरीफ साहब को, तो तब की रिस्पॉन्सिबल पंजाब गवर्नमेंट थी या फेडरल गवर्नमेंट थी। आज जो कुछ हो रहा है अल्टीमेटली फॉर गुड ऑफ बैड उसकी रिस्पॉन्सिबल या तो मरियम नवाज हैं या शहबाज शरीफ हैं। उसके अंदर आप एस्टैब्लिशमेंट, हाँ उसका एक कोहोर्ट्स वाला कैरेक्टर तो रहता है जो पीछे से इंस्ट्रक्शन आनी है, पीछे से आर्म ट्विस्टिंग होनी है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट तो हुकूमत जिम्मेदार है। एक पॉइंट मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे उस वक्त उनको जो फैसिलिटेशन थी वो फ्रॉम जनरल बाजवा की तरफ से थी। जनरल बाजवा वाज द आर्मी चीफ बाय दैट टाइम। तो इस वक्त उस तरह की सिचुएशन नहीं है। देखिए आप सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो मियां नवाज का इमरान खान से कंपैरिजन इसलिए बनता है कि पार्टी चीफ वर्सेस पार्टी चीफ का कंपैरिजन है ना। इसके अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी थे, एग्जैक्टली वो तो कंपैरिजन आप करते हैं, व्हाट एवर द केस में भी कंपैरिजन ड्रॉ होंगे। जब इमरान खान की आज हम बात करते हैं और वही मियां साहब खड़े होकर स्टेज पे कहते हैं कि जी आई डोंट माइंड उनको 2 AC प्रोवाइड कर दिया जाए, तो फिर कंपैरिजन इज ड्यू बिटवीन इमरान खान एंड नवाज शरीफ के किस किस्म का ट्रीटमेंट उनको मीट आउट किया गया और किस किस्म का ट्रीटमेंट लेकिन आप उस दौर को अगर आप नजर दोहराएं तो उस दौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक बड़ा समा हुआ करता था कि जब भी अदालत में मियां साहब जाते थे तो बकायदा मीडिया टॉक्स होती थी, बकायदा लोगों को इंस्ट्रक्शंस आती थी, बकायदा बातचीत होती थी, उसके ऊपर शाम को प्रोग्राम किए जाते थे। आज का तो जमाना यह है कि इमरान की शायद तस्वीर भी जो है टीवी पे आना, वो मेरे ख्याल उस टीवी चैनल के लिए जो है वो मौत से कम नहीं होता कि अगर वो गलती से भी उसकी तस्वीर जो है कोई टीवी चैनल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गलती कोई नहीं करता है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम तो शायद नाम लेने से भी नहीं था, लेकिन अब खाली नाम लेने पे जो है थोड़ी सी पाबंदी उठा ली गई है ताकि एटलीस्ट ये इंप्रेशन जो है कि जी बहुत मीडिया सेंसरशिप हो रही है इसको खत्म कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि मैं दोनों तरफ से आई वुड नॉट बाय टू मच इनटू इट। अगर इमरान खान साहब की पार्टी ये कहती है कि चीजें जो हैं उनकी बहुत डिप्लोरेबल कंडीशंस हैं, तो आई वुड हैव टू रिकॉल कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स जब भी रहते हैं प्रेजेंट टाइम होता है उनके अंदर, तो वो इसी किस्म के इल्जामात जो हैं वो सिटिंग गवर्नमेंट्स पे लगाते हैं। और एज अपोज टू जो सिटिंग गवर्नमेंट्स है वो हमेशा ये कहती है कि जनाब बाहर किस्म की फैसिलिटीज जो एक्सटेंड की गई हैं। तो मेरे ख्याल ये तो जब तक कोई चीज डिटर्मिन नहीं होती, इट वुड बी वेरी हार्ड टू रिलाई सोली ऑन व्हाट अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी इज सेइंग। फेडरल मिनिस्टर हैं और पीएमएल नून के सेक्रेटरी जनरल हैं एहसन इकबाल, उन्होंने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा है कि जी जिस ब्रेव तरीके से बहादुरी के साथ हमने जेलें काटी हैं तो पीटीआई वाले भी ऐसे ही काटें, पीटीआई वाले तो रो रहे हैं। तो
आपको लग रहा है कि पीटीआई? देखिए, बहादुरी इसलिए थी क्योंकि पता था कि बचाने वाला जो है वो पीछे तैयार बैठा है। बहादुरी इसलिए थी कि आपको पता था कि व्हाट इज कमिंग योर वे, क्योंकि आपने तो ये खुद अब डिस्क्लोज कर दिया 2019 एंड 20 के अंदर। पाएंगे कोई एक बंदे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाय दैट टाइम फ्रॉम द पीएमएल? ना जी, ना तो जनरल बाजवा के उसमें, बिल्कुल ठीक है, ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का कोई दौरा था, ना किसी के घर में घुस के रेड की गई थी, ना किसी के बिजनेस को तोड़ा गया था। हाँ, कुछ जगहों पे बिल्कुल एक्सेसिव हाई एंडनेस का मुजाहरा किया गया था एंड इट वाज कंडेम्ड इवन इन मीडिया बैक देन, वो फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, वो चाहे इस लाइन के इस पार खड़े थे सहाफी या उस पार खड़े थे, कंडेम सब ने किया था। लेकिन अब तो कोई ऐसी हमारी कल्चरल नॉर्म्स रह नहीं गई हैं, बाकी लीगल नॉर्म्स तो खैर बहुत पीछे रह गई हैं, कल्चरल नॉर्म्स भी नहीं रह गई जिनको एरोड नहीं किया गया इन द लास्ट 2-3 years। तो मेरा ख्याल है कि आपका तो कोई कंपैरिजन पाकिस्तान की तारीख में अगर करीब करीब भी अगर को मिलाना पड़ेगा तो शायद ज़िया उल हक के दौर का मिलाना पड़ेगा, और शायद ज़िया उल हक का दौर भी आज के दौर से जो है वो आपको बहुत गोल्डन पीरियड लगे अगर आप दोनों को साथ साथ रख के एक तकाबली इनका मुवाजना करें तो। राइट। तो अब मुझे ये बताएं कि पीएमएल नून जो है, मतलब इनको इस ना इन्होंने उस दौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीएमएल नून तो हमेशा से ही काइंड ऑफ बी टीम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट रही है। नहीं, आप पीएमएल पे बार बार करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन एक फैक्ट तो वील हैव टू एडमिट कि बिफोर द इलेक्शंस बहुत सारे लोगों को तोड़ा गया था, बहुत सारे इलेक्शंस को, बहुत सारे इलेक्टेबल्स को कहा गया था कि जनाब यू विल हैव टू स्विच साइड्स। अब यहां हमें ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि ये जितने भी हमारे अर्बन एरिया के लोग हैं ये अपनी खुशनुदी से एस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित अच्छे रखते हैं। ये हर 6 महीने, हर 4 महीने बाद जाके अपने जो है वो ईमान ताजा करने के लिए वहां पे पूछ के आते हैं कि अब मामला ठीक है, हमने कहां रहना है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या हुक्म है। तो तब बहरल हुक्म जो है वो बड़ा सख्ती से आया था। साउथ पंजाब के लोगों को हम तरीन साहब को क्रेडिट देते हैं, वो तरीन साहब से पहले जो है वो जिनके जहाज उड़ने थे उन्होंने उड़ के समझा दिया था कि आप या जहाज पे बैठ जाओ या फिर प्रिजन की गाड़ी में बैठ जाओ। तो बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती जो है पीटीआई में लाया गया, लेकिन अब वो हालात नहीं है। लेकिन ये जो 2018 का अगर आपने ये समझ रहे हैं कि पीटीआई जो है व्हाई डिड इट कम टू द वर्ज कि उनको एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट लेनी पड़ी, फिर आपको 2013 में जाना पड़ेगा कि 2013 में क्या हुआ कि इमरान खान जो अपनी, मेरा ख्याल है कि अपनी पॉपुलैरिटी की उस वक्त, अगर हम आज के पिछले 2 सालों को निकाल दें तो उस वक्त जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी की बुलंदियों में था, तो तब उसकी कहां गई सीट्स। तो कभी जो हमारे पॉलिटिकल पंडित्स हैं उनका ख्याल ये है कि तब इमरान खान की सीट्स ली गई। इमरान खान वो टोल्ड कि अगर आपने मामला आगे चलाने हैं, इफ यू थिंकिंग अबाउट फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट देन दिस इज अ डोर दैट यू विल हैव टू नॉक, और उस दरवाजे को उनसे 2018 को खटखटाया गया। लेकिन बाद में प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान को ना तो कोई सिंपल मेजोरिटी दी गई, जो लोग लाके दिए गए वो लोग भी इतने टाइटली कंट्रोल थे और वो लोग इतने आप समझे इरेटिक बिहेवियर के साथ चल रहे थे कि इमरान खान जो है इंच भी साइड पे नहीं हो सका। इस क्लेम को थोड़ा डिस्प्यूट किया जाता है। डिस्प्यूट इसलिए किया जाता है कि 2018 में यही कहा गया था कि जो है इमरान खान को कोई 20 से 25 सीटों का बुके बना के दिया गया है। 2024 फरवरी के इलेक्शन में पीडीएम को या पीएमएल नून को तकरीबन 60 के करीब सीटों का बुके बना के दिया। नेशनल असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 2018 में वो सीटें थी जो कि आपने वहाँ से उड़ाई थी कराची से। तभी तो एमक्यूएम कहती है जी हमें 2018 का जो साडा अक्सी वो इतने रखा गया इन 2024 में। तो ये देखें, ये चूंकि इस्टेब्लिशमेंट ने बाय दैट टाइम पूरा जनूबी महाज आपका ले लें, साउथ का एंड अदर सारे जोड़े थे पीटीआई के साथ। इमरान की पॉपुलैरिटी उस अगर आप कंपेयर करें 2018 के साथ और आज के साथ, या 2 साल पहले वाली या 1.5 ईयर पहले वाली, तो मेरा ख्याल है कि इमरान अभी उस पे टॉप पे है अपनी पॉपुलैरिटी के। उस वक्त देखें तो आप अगर मुझे पीएमएल नून की 2018 में हॉट टिकट कहलाती थी टिल इस इलेक्शन से पहले तक 20 फरवरी 2024 के। अलाउ मी टू इंटरजेक्ट। बात यह है कि जब मैंने 2013 का मुकाबला 2018 से किया तो मैंने आपको बाद में शुरू में क्लैरिफाई किया कि अगर हम पिछले 2 सालों को निकाल दें, वो 2 सालों को इसलिए निकाल दें क्योंकि 2 साल के अंदर इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो है मेरा ख्याल हिस्टोरिक हाई के ऊपर है। पाकिस्तान की तारीख में लीडर जो है वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट को लेने के देने पड़े हों। तो इमरान खान की इस वक्त की पॉपुलैरिटी का तो माजी करीब के अंदर या हमारी जो 75 ईयर्स की हिस्ट्री है उसके अंदर तो कोई मुकाबला मवाजना नहीं बनता। बुके 60 प्लस सीटों का बनाना पड़ा ना। नहीं, मेरे ख्याल 60 प्लस से ज्यादा है, 20 में बना लेती 60 प्लस से ज्यादा है। और अगेन 2018 के अंदर आपको एक और चीज जो है यू विल हैव टू बेयर इन माइंड कि वहां जो भी इलेक्शंस के अंदर टेम्परिंग की गई दैट वाज प्री इलेक्शंस। अगर आप ये जनूबी पंजाब सूबा महाज का जिक्र कर रहे हैं जो ये खुसरो बख्तियार की टीम बनी थी तब, ये प्री पोल है, ये प्री पोल था। ये सबको आप उठा के एक जगह से एक और सीट पे लेके फरवरी के इलेक्शन का आप कंपैरिजन एग्जैक्टली 1997 के इलेक्शन के साथ जिसमें मियां साहब को 2/3 दी गई थी। इफ यू रिमेंबर के उस वक्त
यही सिचुएशन बेनजीर भुट्टो की पॉपुलैरिटी की थी। अगर इमरान की पॉपुलैरिटी के साथ अगर हम मैच करना चाहें, चले शायद थोड़े नंबर आप इमरान खान को ज्यादा दे दें, लेकिन बेनजीर भुट्टो उस वक्त फुल्ली मतलब ह्यूज पॉपुलैरिटी उनको बैक कर रही थी। और 1997 में अगर फिर इलेक्शन हुआ होता तो बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट आनी थी, और शायद 2/3 नहीं तो कम से कम सिंगल मेजोरिटी के साथ आती। उस वक्त भी पोस्ट पोल जो है वो रिगिंग हुई थी, रिजल्ट बदले गए थे, प्रेसिडेंसी से रिजल्ट बन के आता था, इलेक्शन कमीशन को बताया जाता था, आप जीते होते थे रात को 1 लाख वोट से, 50,000 वोट से, सुबह आपको पता चलता था आप 3,000 से हार गए हैं। ये वही फार्मूला रेप्लिकेट किया है पाकिस्तान में। जो फरवरी 8 2024 को हुआ है, ये कोई बिल्कुल नया नहीं हुआ है। ये मॉडल थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जस्ट क्लोज टू 30 ईयर्स, तो उसको उठा के इन्होंने इस मर्तबा कर लिया। अब जो इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट बताएगी कि आपने अपने ये करना है, अब प्रेसिडेंसी से नहीं आए, कहीं और से आगे, तो ये फॉर रिकॉर्ड सेक मैं बता रहा हूँ। और ये चीज़ हवा में नहीं है। मैं 1997 का खुद आई विटनेस भी हूँ एट द सेम टाइम। यू वेरी राइट, लेकिन देयर विल हैव टू बेयर इन माइंड कि जनाब हमारी इन 30 सालों में एक पूरी पौध जो है वो पैदा हो गए जवान हो गई है, जिनको हम जेनजीज कहते हैं, जो शायद जेनजीज की तो ये मेमोरी में चीज नहीं होगी। और दूसरी चीज जो है जो अब से कदर मुश्तरका नहीं है वो है द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया। और तीसरी चीज ये है कि तब एस्टैब्लिशमेंट को इतना ओपन नेकेड चैलेंज करने वाला अवेलेबल नहीं था मार्केट में। आज सब तीनों ही चीजें अवेलेबल हैं। एक पूरी पौध एक यहाँ पे खड़ी है जो काउंटर थीसिस प्रेजेंट करती है, जो एस्टैब्लिशमेंट की लाइन एंड लेंथ से एग्री नहीं करती है। तीसरी चीज ये है कि आपके पास एक सोशल मीडिया खड़ा है, जो सोशल मीडिया के अंदर आपको जिस किस्म के सवालात का सामना करना पड़ता है, उसके लिए फिर आपको एक्स जैसे प्लेटफॉर्म को बंद करना पड़ता है। सोशल मीडिया पे आएंगे, और सोशल मीडिया ही तो प्रॉब्लम की जड़ है एट द मोमेंट, जो गवर्नमेंट सोचती है। एक ब्रेक के बाद आते हैं और गप लगाते हैं इसी पे। जी रमीज, आप बात कर रहे थे डिजिटल टेररिज्म की भी बात कर लें या विशियस मीडिया की बात कर लें। इस टाइम तो सोशल मीडिया जो है वो नथिंग शॉर्ट ऑफ डिजिटल टेररिज्म, जो कि टर्म है इंट्रोड्यूस्ड बाय आवर गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कहती है कि इसको हमने फिक्स करना है। और फिक्स करने के लिए, फेक न्यूज़ करने के लिए क्या कुछ एड्रेस कर रही है, चाहे वो फायरवॉल हो या पंजाब में डेफेमेशन लॉ हो। और मैं आपको इसमें साथ साथ ये भी बताता चलूँगा कि एक जो फेक न्यूज़ है, मज़े की बात यह है कि गवर्नमेंट अगर फेक न्यूज़ खुद से स्प्रेड करे उस पर कोई टेंशन नहीं लेता, या गवर्नमेंट के सिंपथाइज़र कह लें, या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया में आप फेक न्यूज़, जस्ट लाइक एक फेक न्यूज़ का मैं हवाला देता हूँ कि 2 दिन पहले ये न्यूज़ आपके बड़े चैनल्स पे आई कि इमरान खान ने कहा कि जो रिपोर्ट हैं पीटीआई के लीडर आए गिरफ्तारी दें, और जिस तरह मैं जेल के अंदर हूँ तो वो भी जेल यात्रा करें। इट टर्न आउट टू बी अ फेक न्यूज़। और आज इमरान खान ने अडयाला जेल में बात करते हुए कहा है कि नहीं भी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने बल्कि ये कहता हूँ कि भाई बाहर मत निकलना, जो रिपोर्ट हैं, क्योंकि आप बाहर निकलेंगे तो आपको ये उठा के ले जाएंगे, मार भी पड़ेगी, जेलों में भी जाएंगे, और आपके केसेस का पता नहीं कि आपको 5 केसेस ऑफ May 9 के आपके पल्ले पड़ते हैं या कि 50 पड़ते हैं, यू नेवर नो। तो टू यू रमीज बताएं कि फेक न्यूज़, और इसी को थोड़ा जोड़िएगा भी, और डिजिटल टेररिज्म की भी बात करते जाइएगा। देखिए, सबसे पहले तो वील हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इज सोशल मीडिया सो डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट। सबसे पहले अगर आप आगाज करें, ये वो दौर है जिस दौर के अंदर पीटीआई का डाउनफॉल था और पीएमएलएन जो है उसका ग्राफ बकायदा ये लगता था कि थोड़ा ऑन द राइज है। दिस इज द टाइम जब ये कहा जाता था कि जनाब इमरान खान अगर अपनी टर्म पूरी करेगा तो उसके बाद उसको 20 सीटें के लिए कोई बंदे नहीं मिलने, उसकी टिकट के लिए कोई उसको बंदे नहीं मिलने। तो तब ये लोग ये नैरेटिव बिल्ड किया करते थे कि जनाब ये जो जितना भी सोशल मीडिया है इसके लिए वो इंडियन फंडिंग इस्तेमाल करते हैं, वो मुसाद की फंडिंग इस्तेमाल करते हैं, मतलब उनके मुंह में जो एलिगेशन आता था वो उस पर लगाते थे। फिर जब इनकी हुकूमत गई और लोगों ने मजीद रिएक्ट किया तो उन्होंने ये बात बॉट्स पे डाल दी कि जनाब ये पेड सारा का सारा कैंपेन है और ये बॉट्स के थ्रू होता है, ये तो लोग ही असली नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बोला कि लोग जो हैं पीटीआई ने यूथ खराब कर दी है, सारी यूथ के बड़ार कर दिए पीटीआई ने मिलकर। इससे पहले हम जो 90s में कर रहे थे उससे वो जो है वो एक अच्छी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था और एक अच्छी एक जंग थी। ये जो एक सियासी जंग शुरू हो गई है इसने हमारी जो आवाम है और जो हमारी यंग नस्ल है इनके दिमाग जो है वो विशिएट कर दी हैं, वो स्पॉइल कर दी हैं। अब उसके बाद जब ये भी उनका मंजन नहीं बिका तो उसके बाद उन्होंने जो अगला काम किया वो ये किया कि जनाब हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने सोशल मीडिया सेल्स के थ्रू चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की, पैसा इंजेक्ट किया, बड़े बड़े लीडर्स को उनका हेड बनाया। जिस तरह पीएमएलएन में भी ऑल नो कि मरीम साहिबा जो है वो डायरेक्टली उसको हेड करती नहीं है और उनकी कंट्रोल्ड जो सोशल मीडिया है वो किस किस्म के गलीज ट्रेंड चलाता रहा है। और ये मैं इस बुनियाद पर नहीं कह रहा कि मैं कोई इल्जाम लगा रहा हूं,
ऐसे लोग जो कि गालियों भरे ट्रेंड चलाते थे, अगर आप उनकी फॉलोइंग पे चाहते तो टोटल उनको 35 बल्ले फॉलो कर रहे होते थे, जिसमें से एक मरीम नवाज होती थी। अब व्हाट डज दैट सिग्निफाई? लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऐड कर दूं कि नहीं, देखें जो भी आपकी गवर्नमेंट ऑफ द टाइम होती है, सोशल मीडिया की वारफेयर में वो ट्रोल्स को एंगेज करती है। मुझे इसलिए भी इस चीज़ पे मतलब समझ नहीं आती गवर्नमेंट इतना ज़्यादा पैनिक क्यों कर गई है। अगर आप उठा लें कोई एक, अगर आप ट्वीट की बात कर लें या कोई एक एपिसोड चलता है सोशल मीडिया के ऊपर, वो प्रो पीटीआई है या प्रो इमरान खान है, तो उसको काउंटर करने के लिए पीएमएल नून के ट्रोल जो हैं जंप इन करते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी इंगेज किए हैं, उनको आप पे भी कर रहे हैं, कुछ शायद आपके वॉलंटियर भी हों, तो भाई आप ये लड़ाई साइबर स्पेस में बड़े आराम से उनके साथ लड़ रहे हैं, तो अब आप इतना ज़्यादा पैनिक क्यों कर गए कि आपका हर मिनिस्टर, आपका इवन प्राइम मिनिस्टर यही दिन रात जिसे कहते हैं रोना रोता रहता है कि यार ये सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है, सोशल मीडिया ने बेड़ा गर्क कर दिया, पोल्यूट कर रहा है दिमागों को, यंग ब्रेन्स को, और ये हमने होने नहीं देना। जब आपने ऑलरेडी इंगेज कर लिए इतने सारे ट्रोल्स और जो जाके साइबर स्पेस पर लड़े हैं, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? देखिए, ये जो आर्म फोर्सेस का वॉरफेयर है ये सोशल मीडिया पे नहीं चलता। सोशल मीडिया पे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, नहीं, सोशल मीडिया पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है। सोशल मीडिया के आपका एक कमेंट है, आपका एक लाइक है, आपका एक ट्वीट है, आपका एक रीट्वीट है, दैट इज इट। अब बात यह है कि यू आर अप अगेंस्ट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल। आप कितने लोग एंगेज कर लेंगे, कितने बॉट्स को एंगेज कर लेंगे, कितने फर्म्स एंगेज कर लेंगे, कितने लोगों को सरकारी मराद से नवाज देंगे? अल्टीमेटली यू कैन नॉट कन्फ्रंट द पीपल। दूसरी बात, मुझे इस हुकूमत की, अब इमरान खान की वो स्टेटमेंट बार बार याद आती है कि पढ़े लिखे नहीं और कोशिश नहीं करते हैं, कि अगर आपको सोशल मीडिया इन पर्टिकुलर एक्स इतना बुरा लगता है तो हुजूर वाला आप क्यों इस्तेमाल करते हैं? और उस दौर के अंदर, जिस दौर में आपने एक्स पे सख्त पाबंदी लगाई थी कि ये मुल्क के अंदर जो मुल्क की सालमियत है, ये उसके खिलाफ एक पूरी कैंपेन रन कर रहा है, तब भी आपके जो बड़े इदारे हैं उसके ऊपर ट्वीट्स किया करते थे। जब भी आपका प्राइम मिनिस्टर ट्वीट किया करता था, मरियम साहब तो डेली ट्वीट्स किया करती थी, और फिर उन ट्वीट्स की बुनियाद के ऊपर खबरें बनाया करते थे। मतलब इनकी अक्ल का, दानिश का अंदाजा आप यहां से लगाएं कि भाई एक प्लेटफॉर्म जिसको आप कह रहे हैं हमने पाकिस्तान लेवल पे बैन कर दिया है क्योंकि ये पाकिस्तानियों के लिए अच्छा नहीं है और पाकिस्तान की यूनिटी के खिलाफ ये काम कर रहा है, लेकिन फिर आप उसको इस्तेमाल भी करते हैं, और जब आपकी खुद ट्रोलिंग शुरू होती है कि उसकी बुनियाद जाके आप रोते रोते प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं कि जनाब देखो हमारी तो वहां पे डॉक्टरेट वीडियोस चल रही हैं। तो एक तो इन लोगों की समझ नहीं आती। और आखिरी बात जो मैंने पिछली बात को कंटिन्यू करते हुए आपसे करूंगा कि सोशल मीडिया जो है, इट इज बेसिकली अ फॉर्म टू वॉइस ऑफ ओपिनियन। एक आम आदमी के पास जो कि घर पे बैठा है, एक आम खातून के पास, एक आम मां और बहन के पास वाहिद जो तरीका है अपनी ओपिनियन वॉइस करने का, वो किसी चीज को रिट्वीट करना है, किसी चीज को लाइक करना है, किसी चीज पे कमेंट करना है। असल में आप ये जो डेमोक्रेसी है इसको खत्म करना चाहते हैं। ये जो आप ये कर रहे हैं ना सोशल मीडिया के खिलाफ, दिस इज नॉट अगेंस्ट सोशल मीडिया, दिस इज अगेंस्ट कि आप लोगों को आवाज नहीं देना चाहते, आप लोगों को कोई सेंटिमेंट एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहते, गवर्नमेंट भी नहीं देना चाहती। हजूर, इट इज नॉट अबाउट if you remember। नहीं, मुझे आप फिर बताएं ना कि इमरान खान के दौर के अंदर कब ऐसा हुआ था कि पॉलिटिकल लीडर्स निकले और उनके ऊपर जाके आपने धाबा बोल दिया हो? कब ऐसा हुआ कि शहर में आपने 144 लगाया हो और 3 जगह पे आप रैलीज निकले दें, लेकिन वो जो इमरान जमान पाक के गिर्द आप लोगों को फेंटा लगाना शुरू कर दें? रीजन बड़ा सिंपल है, उसका रीजन सिंपल है, वो ये है कि आपने म्यूटनी, आपने बगावत करवाने की कोशिश की फौज के अंदर। ये चार्ज है इमरान खान और उसकी पार्टी के ऊपर। ये बहुत बड़ा वो है, तख्त या तख्ते वाली सीन। चार्ज से हमने क्या नहीं मिला, अब तख्ता हो रहा है इनका ना। जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर का कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे आईने पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ये जो अनफॉर्चुनेटली, माजरत के साथ ही मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए, ये जो हमें बताया जाता है ना कि एक इदारा जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर का कॉन्सेप्ट जो है वो अपने अंदर एम्बॉडी करके बैठा है, तो माजरत के साथ जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता, इसकी जो भी सजा है वो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, लेकिन इल्जाम लगा सकते हैं वो, दैट इज इट। वो सिर्फ कोर्ट्स आपको वैलिडेट करेंगे कि वो इल्जाम कितना सच्चा है या कितना झूठा है। देखें, ये कोर्ट्स की, आइन की वहां पे बात होती है जहां पे रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो इन प्रैक्टिकल टर्म्स। प्रैक्टिकली यहाँ पे आपका लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। माइट इज राइट की परफेक्ट एग्जांपल है पाकिस्तान ऑफ टुडे। देखिए, अगर तो ये माइट इज राइट कि हम इस एग्जाम्पल को ऑन द फेस वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान को हमने ना तो ठीक होने देना है और चूंकि खराब हो गया इसलिए इस तरह ही चलेगा। तो हमने ही इसी माइट एंड राइट के, ये जो माइट इज राइट का कॉन्सेप्ट है, इस नोशन को ब्रेक करना है, क्योंकि ये नोशन जिस तरह हम लोगों के जहनों में उतारेंगे उस तरह से ये माइट और माइटियर होगा। तो इस माइट को माइटियर करने में मुझे पता है बड़े चैलेंज, बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें नहीं करना। पॉलिटिकल फोर्सेज
आके बैठ जाती हैं गोद में ना, द सिंपल इज दिस। देखिए बात यह है कि आपको मैं मीडिया की एग्जांपल देता हूं। मीडिया में वो लोग जो सच बोलते हैं, वो लोग जो अपने दिल की बात करते हैं, वो लोग जो गलत को गलत और ठीक को ठीक कहते हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। या तो वो घर बैठ के व्लॉग्स पे कुड़े, या फिर वो एक रास्ते से आए और रास्ते पे आके इन्हीं चैनल्स को दोबारा ऑक्यूपाई कर लें, या ना भी आए सिर्फ वहां पे चले जाए, उनको मीडिया में बिठा लिया जाएगा। तो सिर्फ एक बात कंप्लीट करने दें। बात यह है कि जब आपके पॉलिटिशियंस को यह बता दिया जाता है कि जनाब एक ही रास्ता है ताकत में आने के लिए, और वो रास्ता जो है ना वो इस्लामाबाद की नेबरिंग सिटी से होकर जाता है, then we cannot blame our politicians. I know our politicians are bad, but we'll have to accept कि ये सिस्टम है जो ये पॉलिटिशियन इस तरह के बनाता है। जब तक आप इस सिस्टम को एड्रेस नहीं करेंगे, आप पॉलिटिशियन जितने मर्जी मार लें, आप सब उठा के भी कल फांसी लगा देंगे ना, आपके ये पॉलिटिशियन जो अगली पौध आएगी ना वो इसी किस्म की होगी जो ये है। देखें, फांसी वांसियों की बात ना करें, ये डराने वाली खौफनाक बातें हैं। मैं बात करना ये चाह रहा था आपसे, उस पर आपने कमेंट नहीं किया कि अगर आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वही फेक न्यूज़ के लिए इस्तेमाल होगा तो आपका कहाँ गया पंजाब का डेफेमेशन लॉ? आपका कहाँ गया कि जी हमने फेक न्यूज़ को रोकना है? फेक न्यूज़ जो कि आपको गवर्नमेंट ऑफ द टाइम को फेवर कर रही है, क्या वो फेक न्यूज़ नहीं है? देखिए अनफॉर्चुनेटली सबसे पहली बात तो ये है कि आई थिंक ये जो लीवर है कि मीडिया में फेक क्या है, मीडिया में ऑथेंटिक क्या है, ये हुकूमत वक्त का काम नहीं है बताना। ये साफ्ती बॉडी डिटर्मिन करती है, क्योंकि अगर हुकूमत डिटर्मिन करेगी कि ठीक क्या है, गलत क्या है, काला क्या है, सफेद क्या है, तो फिर भाई साहब होगी सहाफत। अभी प्रॉब्लम ये है कि हर मीडिया चैनल को चाहिए ऐड। हर मीडिया चैनल को ना तो उनको रिपोर्टर्स अच्छे लगते हैं, ना उनको स्टाफ अच्छा लगता है, उनको सिर्फ डीजीपीआर से आए ऐड अच्छे लगते हैं, और कोई एक ऐसा बंदा जो उस ऐड में रिकॉर्ड बने वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरी बात ये है, एंड विद हेवी हार्ट आई मस्ट से दिस, कि बहुत सारे हमारे जो मीडिया के बिग विग्स हैं उनके और भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उनकी और भी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होती हैं। तो बात ये है वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन हिट ना हो, इसलिए मीडिया जो है वो उनके लिए एज अ हायर्ड गन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एज अ फ्रंट एंड कंपनी के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इट्स नॉट अबाउट, देखिए हम इंडिया भी मोर और लेस, बांग्लादेश भी मोर और लेस, अगर वहां थोड़ी स्टडी आप करें आपको इसी तरह के एग्जांपल। देखिए, डू वी वांट टू बिकम बांग्लादेश, डू वी वांट टू बिकम इंडिया, इज दैट व्हाट वी आर एस्पायरिंग टू बी? क्वेश्चन है कि हमने बनना क्या है। अगर तो हमने कुछ आगे दुनिया में आगे बढ़ना है तो फिर हमें एग्जांपल्स अच्छी सेट करनी पड़ेंगी, और अगर हम ये मान के चलें कि ये गंदा काम तो वहां पे भी होता है तो इसलिए लेट्स कॉल इट, बढ़ने के लिए हमें करतूत अच्छे करने पड़ेंगे ना, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। नहीं सर, मैं आई वुड स्टिल डिफरेंशिएट। इट्स नॉट अबाउट कि हमारा कैरेक्टर कैसा है, इट्स अबाउट के आपके मुल्क के अंदर जिस दिन लॉ से बड़ा बदमाश कोई नहीं ना होगा, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा बदमाश कोई नहीं होगा, ये मुल्क उस दिन सारी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन जाएगा। और जब उससे पहले एनीथिंग शॉर्ट ऑफ दैट, ये दिन कब देख रहे हैं? 100 साल बाद, 200 साल बाद? मैं देखिए, आई वुड नॉट वांट टू बिकम, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ पेसिमिस्ट, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद अगर तो यही हालात इसी तरह आगे बढ़ते रहे और इसी स्पीड से आगे बढ़ते रहे तो शायद ये दिन हम जल्दी देखेंगे, क्योंकि अवेयरनेस जो है इस चीज के लिए, इस चेंज के लिए बहुत जरूरी है, और वो अवेयरनेस आ गई है। इस अवेयरनेस के सामने आप जितना मर्जी बंद बांध लें, आफ्टर ऑल ये बंद टूटेगा। अच्छा, वैसे वो नून लीग कहती है ये अवेयरनेस आ गई है और लोगों को पता चलने लग गया कि इमरान खान की हकीकत क्या है। खैर, ये भी एक लाइटर नोट के ऊपर हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। $1 मिलियन क्वेश्चन चल रहा है आजकल, टॉक ऑफ द टाउन है काजी फायज ईसा। क्या एक्सटेंशन उनको मिलेगी या एक्सटेंशन लेंगे नहीं लेंगे? लाइफ लाइन कंसिडर होते हैं इस टाइम पीडीएम की गवर्नमेंट के, और बहुत कुछ उन पर डिपेंड करता है। अगर वो रह जाते हैं फॉर अनदर अ ईयर और 2 तो ख्याल है कि पीडीएम वो चीज़ें अचीव कर लेगी जिसकी उसने डिज़ायर किया, जिसके लिए उसने ड्रीम किया है, या इमरान कंटेनमेंट पॉलिसी का एक अहम पिलर कंसिडर किए जा रहे हैं एट द मोमेंट? काजी साहब, तो आपकी तरफ ही क्वेश्चन थ्रो कर रहा हूँ कि उनको एक्सटेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पे बताइएगा। फिर मैं पीएम की और मौलाना फजल रहमान साहब की मीटिंग पे आऊंगा। देखिए, इस सवाल के 2 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू तो ये एक्सटेंशन किस बुनियाद पे मिलेगी, किस कानून के तहत मिलेगी, और उसका जवाब ये है कि उसके लिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए ईसीपी की बहुत मेहरबानी है कि वो सारे हल्के वो खोल दिए उन्होंने, जहां पे उनको ये डाउट था या उन्होंने मेजोरिटी पीएमएल को लेकर देनी थी। वो आपका गुजरांवाला का हो, वो सरगोदा का हो, वो पंजाब असेंबली में, ऑलमोस्ट मेरे 4 हल्के हैं जिसमें एक पंजाब असेंबली का और 3 नेशनल असेंबली के हैं, जिसमें पीटीआई की जो मेजोरिटी है वो 7000 वोट जहां उनके निकाले थे रिजेक्ट हुए थे, वहां 25,000 वोट जो है रिजेक्ट कर दिए गए हैं ताकि नून लीग को फेवर दी जा सके। और जो उनकी तकरीबन 80 ऑड्स जो उनकी एप्लीकेशंस है, जो उनकी प्ली है, वो मेरे ख्याल अभी दैट इज रिडंडेंट, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि ईसीपी जितनी मेहरबान अदारे के होते हुए तो 2/3 मेजोरिटी शायद उनको जिस वक्त उनका दिल चाहेगा वो शायद दे भी देंगे। कानून जो है वो इतनी बड़ी रुकावट शायद ना बन सके। इसके साथ साथ पैरेलल आपको ये भी समझना है कि जुडिशरी के फैसलों से हो क्या रहा है।
जुडिशरी अपने फैसलों से चीजों को रोक जरूर पा रही है, लेकिन उनके फैसले इन लेटर इन स्पिरिट जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इसलिए आपको जस्टिस मंसूर जो है सीनियर प्रीमियर जज, उनको आपको ये उनको कहना पड़ा कि जनाब हमारे फैसलों को आपने एग्जीक्यूट भी करना है। एंड आई हाईली डाउट कि अगर वो आए वो कोई एक आध जो है वो एग्जांपल सेट ना करें, क्योंकि मेरा ख्याल है वो एक आध एग्जांपल सेट करेंगे टू इंश्योर कि अगली बार जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे तो वो इन लेटर इन स्पिरिट उस पर अमल किया जाए। अब दूसरे सवाल के पहलू की तरफ आते हैं। मैं बिल्कुल एक ब्रेक की तरफ चले जाए, ब्रेक जी ऐड जरूरी है, ब्रेक के बाद इसके बात करते हैं। वेलकम बैक जी, रमीज आप कंटिन्यू करें। जी कंटिन्यू करें। मैं आपको जो आप बात कॉन्स्टिट्यूशन की और कॉन्स्टिट्यूशन की एप्लीकेशन की कर रहे थे विद कॉन्टेक्स्ट टू काजी फैज ईसा, उसके हवाले से आपको सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि देखिए जुडिशरी के अंदर अगर आप इतना बड़ा चेंज, इतनी बड़ी अनोमली लाना चाहते हैं तो वो यू कैन नॉट फोर्स इनटू इट। उसके लिए आपको कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, और उस मैकेनिज्म बनाने के लिए आपके पास बहरहाल कुछ ना कुछ रुकावटें अवेलेबल हैं। जो सवाल का दूसरा हिस्सा था वो आपका यूं था कि आप काजी फैज ईसा से इस वक्त क्या बेनिफिट ले सके हैं। मेरा ख्याल है कि जितनी पाकिस्तान की तारीख में जुडिशरी कंट्रोवर्शियल नहीं हुई थी, जो कुछ कसर रह गई थी वो जनाब काजी फैज ईसा ने पूरी कर दी है। तो क्या इनको कंटिन्यू करा के आप फैसले ले तो लेंगे मर्जी के, वो जिस तरह मर्जी फैसले आप उनसे मर्जी के निकलवा लें, लेकिन क्या उन फैसलों की लेजिटिमेसी होगी, क्या उन फैसलों की एक्सेप्टेबिलिटी होगी, क्या वो अपने हाउस को कंसोलिडेट कर पाएंगे? तो मेरे ख्याल इसका जवाब इज नहीं, क्योंकि अभी तक वो ना तो अपने फैसलों की लेजिटिमेसी पब्लिकली जो है उस पर इतना क्रिटिसिज्म होता है कि वो बात पब्लिक हो जाती है कि जनाब इसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन होगी। दूसरी बात जो है कि उनका जो अपना हाउस है वो इन ऑर्डर नहीं है, उनके जज फेलो जजेस उनके साथ बैठ के वो 180 डिग्री पे डिबेट कर रहे होते हैं, वो 180 डिग्री पे क्वेश्चनिंग हो रही होती है। और जजेस का जब वो आपका टिल्ट होगा किसी तरफ तो जजेस ने, बाकी जजेस ने तो बात करनी है, तो इसीलिए वो मतलब एक awkward सिचुएशन में आ जाते हैं इन दैट केस। देखिए फिर उसके अंदर फिर वही सवाल आता है कि क्या वो डिलीवर कर पाए हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस थी। एक बात तो अपनी जगह हकीकत है कि जो उनसे एक्सपेक्टेड था वो शायद उन्होंने किया है, लेकिन क्या उस नुआंस के साथ किया है जिस नुआंस के साथ एक्सपेक्टेड था? डिलीवर तो काकर साहब ने भी सब कुछ किया है। अगर आप काकर साहब को जहन में दौड़ाएं तो काकर साहब ने क्या नहीं किया, वो तो ओवर एंड बियॉन्ड प्राइम मिनिस्टर जाके मतलब उनके तर्जुमान बनते बेचारे काम करते, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कम थे और एक इदारे के तर्जुमान वो ज्यादा थे, लेकिन उनको मिला कुछ नहीं। वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनके अंदर वो एक जो कैरेक्टर होता है, वो जो ग्रेजुएट होता है वो उनके अंदर नहीं था, दैट वाज मिसिंग, इसलिए वो ये बिकेम अ लाफिंग स्टॉक। सेम इज द केस विद इस वक्त जिन शख्स की आप बात कर रहे हैं, वो जो कैरेक्टर वाला एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं दैट इज नॉट देयर। अब वो फैसले जो है वो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के साथ हैं, गलत है, ये ठीक है, दैट वुड बी एंटायरली डिफरेंट डिबेट। और मेरा ख्याल है कि हम किसी भी पेन के साथ या किसी भी मार्कर के साथ किसी चीज को गलत और ठीक इसलिए नहीं कह सकते हैं, बिकॉज में हमें सिंगल आउट हर फैसले को पकड़ के डिटर्मिन करना पड़ेगा कि वो कहां गलत है, विच इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन पब्लिक परसेप्शन के हवाले से इट्स इन नेगेटिव। तो अगर उनको कंटिन्यू करवाते हैं तो उसका बेनिफिट होगा, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि उनका अपना जो हाउस है वो किस तरह रिएक्ट करेगा, जो सीनियर प्रीमियर जज हैं वो कहां पे खड़े होंगे, बाकी जो जजेस हैं जिनकी पूरी की पूरी सीनियरिटी लिस्ट डैमेज होगी उसका क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल देयर आर मेनी क्वेश्चंस। लेकिन दूसरी तरफ आपकी बात को मैं एंडोर्स इस तरह से करूंगा कि मियां साहब के वापस आने के अंदर, जहां मियां साहब के अपने भाई, जहां पे अपनी मर्जी की एस्टैब्लिशमेंट बहुत जरूरी थी, वहां जब तक वो तीसरा पिलर पूरा नहीं हुआ, वो काजी फैज ईसा साहब का था, वो तब तक पाकिस्तान लैंड नहीं किए हैं। सो दैट इन इटसेल्फ इज अ फैक्ट कि मियां साहब जो हैं वो उनकी सजाओं को खत्म कराने में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एंड वी नो कि पीएमएलएन जो है वो क्विड प्रो को पे यकीन रखती है, आप उनके लिए कुछ करेंगे तो वो इन रिटर्न आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करते हैं, और चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस ही रहने देना ही उनके लिए क्विड प्रो को हो सकता है। इसके अलावा वो किसी आप उनको अथॉरिटी का चेयरमैन बना दें या व्हाटएवर यू गिव हिम, इट वुड नॉट बी एज पावरफुल ऑफ पोजीशन एज ही इज इन राइट नाउ। देखें वो पावरफुल पोजीशन, वो उनको रेसिप्रोकेट भी तो करना है ना। पॉइंट यही है कि आगे वो उनके लिए लाइफलाइन है, बहुत सारे इश्यूज आने वाले हैं आगे जिसके लिए उन्हें इनकी जरूरत होगी, और उसके लिए वो किसी भी एक्सटेंड तक जाएंगे। और ये अगर 2/3 आपको मेजोरिटी हाउस में नहीं भी मिलती, आप ऑर्डिनेंस ले आएंगे या सिंगल मेजोरिटी के साथ कर लेंगे, आपको पूछना किसने है? एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट ने पूछना है, उसको भी आप बड़े आराम से कंट्रोवर्शियल कर देते हैं। तो ये तो बाएं हाथ का काम लगता है गवर्नमेंट का, बिकॉज इट हैज द बैकिंग ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, और गवर्नमेंट कहती है कि जी मैं बहुत तगड़ी हूं। नंबर गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, नंबर गेम बहुत मैटर करती है जी। अगर आप नंबर्स देखिए, इस टाइम सिर्फ बदमाशी मैटर करती है पाकिस्तान में। अदालत में ऐसा नहीं होता जी। जी अदालत के फैसले अभी इस पे भी आए हैं, जो कि रिजर्व सीट उन्होंने कहा कि पीटीआई को दे दें, वो कहां पे इंप्लीमेंट किया है? नहीं, फिर हम अभी इलेक्शन कमीशन हम दो चीजें मिक्स कर रहे हैं। नहीं, देखिए आप एक
चीज ही समझिए, है, एक चीज समझिए, देखिए जब अदालत जो है ना वो दैट इन इटसेल्फ वर्क्स फॉर डेमोक्रेसी, जहां मेजॉरिटी जजेस ने लाइक करना है वो ही फैसला जो है काबिल अमल होगा, जो वो बाकी जो है वो डिसेंडिंग मोड बन जाएगा। तो वो जो नंबर गेम है, अगर आप उसको किसी ने टिल्ट कर देते हैं तो शायद चीफ जस्टिस आपकी मर्जी का ना भी हो तब भी यू कैन मैनेज। तो आपके पास प्लान बी अवेलेबल फिर भी आफ्टर ऑल है। प्लान बी इज ऑलवेज देयर। और पहले मैं तो हार्डली देखता हूं कि जब आप पावरफुल हलकों ने जब जो डिसाइड कर लिया होता है ये होना है, तो वो उनका प्लान ए भी मुझे फिजल आउट कभी भी नहीं होता नजर आता कि प्लान बी और सी की तरफ जाएं। बैक टू दैट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फजल रहमान मीटिंग, उसमें भी बताएं कि फजल रहमान साहब इतने ज़्यादा सडनली कैसे इंपॉर्टेंट हो गए प्रेसिडेंट जरदारी के लिए, पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून के लिए। इससे पहले तो उनको कोई लिफ्ट नहीं करवा रहे थे, एकदम से अब वो उनके पास जा रहे हैं। और क्या ये पीटीआई का फेलियर है कि उनको वो पूरी तरह से एंगेज नहीं कर पाए? पहले टॉक्स हुई है पीटीआई के साथ ही, क्या उनका कोई ड्यू शेयर इन द केपीके वो नहीं ऑफर कर पाए? जस्ट लाइक क्योंकि पीटीआई का हमेशा से जो जिसे कह लें कि पॉलिटिकल ब्रेन तो कहीं नजर ही नहीं आता, ज्यादातर जनरल फैज हमीद में ही सारा लगता है वो ब्रेन रह गया, इनके अपने पास तो कुछ होता नहीं पॉलिटिकली। कोई भी इनकी मूव ऐसी नहीं होती सिवाय एजिटेशन, सिवाय लड़ना लड़ाना और स्टेटमेंट्स, इसके अलावा आप कुछ नहीं देखा। तो सीम्स लाइक कि पीटीआई लॉस्ट फजल रहमान टू पीएमएल नून एंड पीपीपी। देखिए मेरा ख्याल है कि फजल रहमान साहब के साथ चलना भी पीटीआई की एक बहुत बड़ी हार होनी थी। इफ दैट इज हाउ थिंग्स वेंट बी इट, उसकी उनको इस टाइम जरूरत है। अलाउ मी टू कंप्लीट द आर्गुमेंट। देखिए जी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान का यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त पीएमएलएन इज आई थिंक 4 to 5 नंबर्स शाय ऑफ 2/3 मेजॉरिटी। तो मौलाना फजल रहमान की जितनी स्लिम मेजॉरिटी, जितनी स्लिम प्रेजेंस है नेशनल असेंबली में, इवन दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वक्त आपके लिए एक एक एमएनए मैटर करता है अगर आपने 2/3 के फिगर को जो है वो अचीव करना है, क्योंकि सेनेट जो है दैट साइड इज कवर्ड। अब आपने सिर्फ नेशनल असेंबली को किसी तरह से अपने काबू में करना है, अपने कंट्रोल में करना है। और दूसरी बात जहां तक मौलाना फजल रहमान की अपनी है, तो मेरे ख्याल उसके अंदर पीटीआई के जो पॉलिटिकल मैनूवरिंग है उसको आप देखने के बजाय अगर मौलाना फजल रहमान की अपनी हिस्ट्री को देखें, जिस तरह तारीख में एमक्यूएम को देख लें कि जहां ताकत होगी वहां पे वो लोग होंगे। अब उसमें उनके प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं नहीं है, उनको अच्छा लगता है, उनको बुरा लगता है, वो पार्टी किसकी है किसकी नहीं है, डज नॉट मैटर, वो उन्होंने वहां पे जाना है। सेम इज द केस विद मौलाना फजल रहमान। अब ताकत जहां पे है, मौलाना फजल रहमान वहां पे नहीं जाते हैं, तो व्हाट इज मौलाना गोइंग टू गेट विद पीटीआई? उनके पास कुछ नहीं। और दूसरी की बात ये आखिरी चीज इसके अंदर ये है कि हमारे पास लास्ट मिनट इसको सम अप कर देंगे। लास्ट मिनट ये है कि मौलाना फजल रहमान और पीटीआई जो है वो एक ही मैदान में खड़े हैं, वो एक ही पाए से उन्होंने अपना शेयर ड्रॉ करना है, और वो पाए जो है मेजोरिटी पीटीआई के पास है। तो अगर दोनों हाथ में ला लेते हैं तो हाउ विल मौलाना सर्वाइव इन केपीके? तो मेरे ख्याल मौलाना का अपना सर्वाइवल जो है दैट इज आल्सो एट स्टेक। और मेरे ख्याल पीटीआई के साथ हाथ मिला के वो को बहुत पॉलिटिकल अकलमंदी नहीं करेंगे, गिवन द फैक्ट कि केपीके के अंदर मेजॉरिटी पीटीआई की, और आगे आइंदा आने वाले दिनों में अगर इलेक्शंस होते हैं तो पीटीआई शायद इससे भी ज्यादा थंपिंग मेजॉरिटी से जीते। लेकिन पॉइंट ये है कि मौलाना फजल रहमान को ऑफर करने के लिए पीपीपी या पीएमएल नून के पास क्या है? बड़ा कुछ है। लाइक they have a lot of ministries to offer, they have a lot of future to offer मौलाना साहब को। मेरे ख्याल इस वक्त तो सारा देखें ऑफर तो हुकूमत ही करती है, ऑपोजिशन बेचारे के पास क्या क्या हमारे साथ खड़े होकर डंडे खा लो। यू नो दिस करना चाह रहे थे, देखिए यू नो दिस, वो नाराज हुए, उसी वजह से वो ऑपोजिशन में। नहीं वो प्रॉब्लम जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ ही, शायद पीपल्स पार्टी ना होती तो मियां साहब शायद इसको भी कंसीडर कर लेते। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त ओवरऑल इक्वेशन के अंदर मौलाना फजल रहमान जो है उनको पता है कि मैं पीटीआई के साथ मिलकर कोई स्ट्रीट एक्टिविटी नहीं कर सकता, क्योंकि आगे जो है एस्टैब्लिशमेंट वो मुझे बहुत आड़े हाथों लेगी। अगर मैं अकेला निकलता हूं तो मुझे स्पेस भी मिलेगी, मैं बात भी करूंगा, मीडिया मुझे कवर भी करेगा। बट इफ दैट हैपेंस विद पीटीआई, और पीटीआई जो है पुरानी रविश से मजबूर कुछ ना कुछ प्लस माइनस कर जाती है, तो मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर अपना भी स्टेक पे आ जाएगा। राइट, थैंक यू रमीज, थैंक यू फॉर योर टाइम। और नाज़रीन टाइम खत्म हो गया आज के लिए, इतना ही, कल दोबारा मिलेंगे। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, अल्लाह हाफिज़।